हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिविडेंड चैप्टर के कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और साथ में आरटीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहा हूं इन शॉर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये नवंबर 22 के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए। एक कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व्स ऑफ 75 lakhs ड्यूरिंग लास्ट 5 years. It has not declared any dividend during these 3 years. Now the company proposes to appropriate a part of this amount for paying the dividend of current year in which it has earned 12 lakhs profit. तो फैक्ट्स को एक बार इकट्ठा करते हैं कि कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। लास्ट 3 इयर्स में कोई डिविडेंड नहीं दिया है और कंपनी के पास रिजर्व का अमाउंट है 75 लाख और कंपनी करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए उस रिजर्व को यूज करना चाहती है और कंपनी ने इस साल भी 12 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 12 लाख का प्रॉफिट कमाया है। अब कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है, इस बात पे ध्यान देते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजेस अ डिविडेंड ऑफ 30 लाख रुपीज विच इज 30% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो बेटा इस डेटा से कंपनी का पेड अप कैपिटल निकल सकता है, वो होगा 30 लाख अपॉन 30%, दैट इज 100 लैक्स। तो अब अपने को ये बताना है कि क्या ये प्रपोजल वैलिड है कि नहीं। तो बेटा जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से देना चाहती है तो उसकी कुछ 3-4 कंडीशंस होती थी, आपको याद होगा। पहली कंडीशन हमेशा ये होती है कि कंपनी का डिविडेंड रेट पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड रेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। पर बेटा इसने किस कंपनी ने तो पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब लॉ में एक चीज लिखी हुई है कि जो कंपनी पिछले 3 सालों में तीनों के तीनों सालों में डिविडेंड नहीं देगी उसके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में 0.000% डिविडेंड दिया है तो एवरेज 0 हो जाएगा, इसीलिए इस साल डिविडेंड दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं सोचना है, ये लिमिट, ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब ये कंपनी जितना भी परसेंट डिविडेंड देना चाहती है दे सकती है, पिछले 3 सालों के बेसिस पे अपने को नहीं सोचना है। पर जो दूसरी कंडीशन है वो एप्लीकेबल जरूर होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी विड्रॉ कितना कर सकती है मैक्सिमम। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं विड्रॉ कितना कर सकती है, याद करेंगे बेटा। विड्रॉ कर सकती है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%। और इस कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, 100 लाख। इस कंपनी का फ्री रिजर्व कितना है, इस कंपनी का फ्री रिजर्व है 75 लाख। तो 100 और 75 लाख का 10% अगर आप सोचोगे तो 175 लाख का 10% वो होगा बेटा 17.5 लाख। तो कंपनी 17.5 लाख विड्रॉ कर सकती है, कंपनी 17.5 लाख विड्रॉ कर सकती है। बट आपको यह भी याद होगा कि विड्रॉ करने के बाद जो अमाउंट होगा वो एटलीस्ट फ्री रिजर्व में इतना बचना चाहिए कि वो पेड अप कैपिटल का 15% हो। तो बेटा कंपनी के पास 75 लाख फ्री रिजर्व में है, उसमें से 17.5 लाख अगर विड्रॉ हो भी गया तो भी तो 57.5 लाख बचेगा। और 57.5 लाख 100% अगर आप सोचोगे तो जो कंपनी का पेड अप कैपिटल है 100 लाख, उसके 15% से तो ज्यादा है ही। इसका मतलब कंपनी कंफर्टेबली 17.5 लाख विड्रॉ कर सकती है और कंपनी 17.5 लाख को यूज कर सकती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर क्या है कि हम मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं 17.5 लाख और इसीलिए 17.5 लाख का अगर कंपनी डिविडेंड दे भी देगी तो 17.5% होता है, जबकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रपोजल है कि वो 30% डिविडेंड देना चाहते हैं। तो 30% डिविडेंड पॉसिबल नहीं है। रिजर्व के यूज से कंपनी 17.5 लाख का ही डिविडेंड दे पाएगी और 17.5 लाख के हिसाब से 17.5% डिविडेंड होता है, तो 30% डिविडेंड पॉसिबल नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ नवंबर 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं सर। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज पर शेयर in the general meeting. Suresh is holding 5,000 share of rupees 10 each, on which rupees 10,000 call money is due. Whether dividend amount payable to him
बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच ड्यूज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हम लोग ये पढ़े हैं बेटा 127 सेक्शन के एक्सेप्शंस में कि वैसे तो कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो 30 डेज के अंदर कंपनी की तरफ से वो डिविडेंड का अमाउंट पे हो जाना चाहिए, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में कंपनी ये अमाउंट नहीं भी पे करेगी तो वो जस्टिफाइड होता है। उसमें से एक रीजन है कि कंपनी अगर लीगली रिकवरेबल अमाउंट को डिविडेंड के अमाउंट से एडजस्ट कर दे और कंपनी इस वजह से डिविडेंड पे ना करे तो वो अलाउड रहता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना तो उसके पास 5000 शेयर्स हैं, उस 5000 पे 2 रुपए का डिविडेंड देना अगर देंगे भी तो 10,000 होगा, बट कंपनी को उससे 10,000 रुपीज कॉल मनी का भी तो लेना है। तो कंपनी अगर उसको एडजस्ट करके कुछ भी नहीं दे तो भी कंपनी जस्टिफाइड होगी। शॉर्ट में आंसर बता रहा हूं। सेक्शन कोड कौन सा करेंगे? 127 का एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड at its board meeting declared dividend on paid up equity share capital which was later approved by the company's AGM। मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो पहले बीओडी ने प्रपोज किया, फिर शेयर होल्डर ने डिविडेंड को एजीएम में डिक्लेयर भी कर दिया। इन द मीन टाइम द डायरेक्टर डाइवर्टेड द अमाउंट ऑफ टोटल डिविडेंड टू बी पेड टू शेयर होल्डर फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी। अब इन डायरेक्टर्स ने एक शरारत कर दी, जो अमाउंट डिविडेंड के रूप में बटना चाहिए था उस अमाउंट से कंपनी के डायरेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए। ड्यू टू दिस द डिविडेंड वाज पेड टू शेयर होल्डर आफ्टर 45 डेज। तो इसमें लेट हो गया थोड़ा, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट खरीदने के कारण डिविडेंड के पेमेंट को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया और डिक्लेरेशन के 45 डेज बाद ही डिविडेंड को पे किया। ऐसा नहीं है नहीं पे किया पर 45 डेज के बाद पे किया। तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए बताना है whether the act of the director is in violations of the provisions of companies act, और उसका फिर अपने को कॉन्सिक्वेंस भी बताना है। बेटा इस आंसर में दो कॉन्सिक्वेंसेस कोट करने हैं। एक सेक्शन 124, उसमें यह है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अगर 30 डेज में डिविडेंड को पे नहीं कर पाती तो 7 डेज के अंदर, 30 डेज की एक्सपायरी के बाद 7 डेज के अंदर उस डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एक इसको कोट किया गया है सजेस्टेड आंसर में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोट करना है सेक्शन 127 मोर आईएमपी कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद अगर 30 डेज में पे नहीं हुआ तो उस केस में कंपनी के डायरेक्टर्स को 2 साल तक की जेल हो सकती है और कंपनी को डिविडेंड 18% इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 127। तो दोनों आंसर को कोट किया गया है, मैं एक बार रीडिंग बता दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 where a dividend has been declared by the company but has not been paid or claimed within 30 days, then the company shall within 7 days from the date of expiry of 30 days transfer the total amount which remains unpaid to a special account to be opened by company which will be called unpaid dividend account। तो पहले 124 को कोट किया इंस्टीट्यूट ने, फिर 127 को कोट किया है where the dividend has been declared by the company but has not been paid or the warrant has not been posted within 30 days, then every director shall be who is party to the default shall be liable for punishment। तो ये हो गया रिलेवेंट लॉ, एक 124 कोट किया गया है, एक 127, उसी के बेसिस पे फिर इसको केस से कंपेयर किया गया है, ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। और आखिरी में कंक्लूजन क्या लिखा गया है कि क्योंकि 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो कंपनी को 7 दिन में इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए था। ये 124 का कॉन्सिक्वेंस हो गया। और साथ में कंपनी ने जो 127 का वायलेशन किया है वो कैसे किया, क्योंकि कंपनी ने 30 डेज में पे नहीं किया तो 127 वायलेट हो गया। मतलब 30 डेज में पे नहीं करने के दो कॉन्सिक्वेंस थे, एक तो 7 दिन के अंदर यूडीए में ट्रांसफर करना चाहिए था और 30 डेज में पे नहीं करेंगे तो 127 में पनिशमेंट भी एप्लीकेबल होगा। तो पनिशमेंट क्या है, एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन होगा 1000 रुपीज पर डे का, मिनिमम 1000 रुपीज पर डे का। और कंपनी की ड्यूटी बनेगी कि कंपनी 18% इंटरेस्ट के साथ इस डिविडेंड को पे करे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, आप लोग जज करना कि इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ASR लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट इट्स AGM हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर की AGM में डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। द डिविडेंड वारंट टू मिस्टर ए, a shareholder was posted on 22nd जनवरी 2021। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 31 दिसंबर को, उसके 21 डेज बाद ही कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया। बट ड्यू टू पोस्टल डिले मिस्टर ए रिसीव्ड द वारंट ऑन 5 फरवरी 2021 और उसके बाद उसको इनकैश कराया। कैन मिस्टर ए इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। तो भाइयों यहाँ पे सेक्शन 127 को कोट करना है कि डिविडेंड कंपनी को 30 डेज के अंदर पे करना है। आपको याद होगा 127 में दिया हुआ पनिशमेंट तब एप्लीकेबल होता है जब कंपनी 30 डेज के अंदर वारंट पोस्ट नहीं कर पाती, तब एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन में, इस सिचुएशन में कंपनी ने डिविडेंड के वारंट को पोस्ट कर दिया है 30 डेज के अंदर। 21-22 जनवरी को जो उन्होंने पोस्ट किया ना, वो रिलेवेंट है। इन्वेस्टर को वो डिविडेंड वारंट 5 फरवरी को मिला, यानी 30 डेज की एक्सपायरी के बाद मिला, ये बात रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सेक्शन ये देखता है कि कंपनी ने इस डिविडेंड को पोस्ट किया कि नहीं 30 डेज के अंदर वारंट को। तो बेटा ये मैं इसका आंसर यहीं से रेफर करके बता रहा हूं, यहां से ये 127 की एक्शन कब एप्लीकेबल होती है अंडरलाइन करके यहां पे बता रहा हूं। देखो, वेयर द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और द वारंट हैज नॉट बीन पोस्टेड विद इन 30 डेज। मतलब कंपनी गलत तब होती जब वारंट 30 डेज के अंदर पोस्ट ही नहीं होता, पर यहां पे चूंकि वारंट पोस्ट हो गया है 30 डेज के अंदर, तभी 127 का एक्शन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IEPF से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। मिस्टर आर, होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 5 की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, अप्रोच द कंपनी, ये जनवरी 21 का क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, जनवरी 21 का। Mr. R, holder of 1000 equity shares of AB Limited, approached the company in the last week of September 2019। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये इन्वेस्टर कंपनी के पास कब आया है? ये इन्वेस्टर कंपनी के पास आया है सितंबर 2019 में, with a claim for payment of dividend of 2000 shares declared at the rate of 20% by the company in the AGM on 31st August 11। मतलब कंपनी ने 31st अगस्त 2011 को डिक्लेयर किया था और ये इन्वेस्टर अभी सितंबर 19 में, यानी लगभग 9 साल 8 साल बाद आ रहा है कंपनी से डिविडेंड मांगने। और ये डिविडेंड था 10-11 फाइनेंशियल ईयर के संबंध में। पर बेटा डिक्लेयर कब हुआ था? 31 अगस्त 2011 को। वहां से 8 साल गुजर गए हैं और अभी सितंबर 19 में ये बंदा डिविडेंड मांगने आ रहा है। द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ आर, कंपनी ने बोला हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, एंड इन्फॉर्म्ड दैट his shares on which the dividend has not been claimed till date have also been transferred to IEPF। तो कंपनी ने बोला देखिए हम आपको डिविडेंड तो दे भी नहीं सकते और हम आपके शेयर तक को IEPF में ट्रांसफर कर चुके हैं और साथ में डिविडेंड भी ट्रांसफर कर दिया होगा। एग्जामिन, हमको क्या करना है? द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी सही कर रही है कि नहीं, कंपनी इसको सही बोली कि नहीं बोली, and suggest the remedy available to him for obtaining the unclaimed dividend and for retransfer of corresponding shares of his in his name। तो ये क्वेश्चन है कि क्या कंपनी ने इसको IPF में भेजने के जो डिसीजन दिया वो सही है कि नहीं, और ये इन्वेस्टर अब क्या कर सकता है अपने डिविडेंड और अपने शेयर्स को वापस पाने के लिए। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। तो दोस्तों इसका आंसर तो एकदम क्लियर है कि बेटा जब कोई इन्वेस्टर, याद होगा आपको 124 का लॉ है, जब कोई इन्वेस्टर डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद डिविडेंड को क्लेम नहीं करता तो कंपनी
7 डेज के अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और अगर इन्वेस्टर 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी क्लेम नहीं करेगा तो कंपनी 7 साल खत्म होने के एक्सपायरी के 30 डेज के बाद आईपीएफ में उसको ट्रांसफर करती है। तो कंपनी यहाँ तो जस्टिफाइड है कि डिविडेंड को आईपीएफ में ट्रांसफर करने में। और दूसरी बात, अगर कोई इन्वेस्टर लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक, लगातार 7 फाइनेंशियल ईयर तक डिविडेंड क्लेम नहीं करता तो कंपनी उनके शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर कर सकती है। तो पहले आपको ये पूरा लॉ लिखना पड़ेगा इसका। और इस केस में बिल्कुल कंपनी जस्टिफाइड है उसको ट्रांसफर करने में। इस इन्वेस्टर को आईपीएफ अथॉरिटीज में फॉर्मेलिटी करके ये शेयर्स और डिविडेंड मांगने का अधिकार है। ये इस आंसर की समरी है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। तो वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन claimed or paid within 30 days, then the company shall within 7 days transfer the amount to unpaid dividend account। ये पहले 124 का बेसिक प्रोविजन। और फिर जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है, अगर वो भी 7 साल तक अनक्लेम्ड रहेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ कंपनी आईपीएफ में ट्रांसफर कर देगी। ये लॉ लिखना है। और शेयर्स को कब ट्रांसफर करना है, अगर शेयर्स पर 7 साल तक लगातार डिविडेंड क्लेम नहीं किया जाएगा तो शेयर्स को भी आईपीएफ में ट्रांसफर करना है। वही लॉ लिखा है। बट जो ओनर है उसके पास जरूर राइट रहता है कि वो अपने शेयर्स और डिविडेंड को रिक्लेम कर सकता है। तो एनी क्लेमेंट ऑफ द शेयर्स shall be entitled to reclaim the transferred shares from the IPF। ये लॉ अलाउड करता है। तो हम लोग इसमें ये सजेशन देंगे कि डिविडेंड भी क्लेम कर सकता है। तो एनी पर्सन हुज अनक्लेम्ड डिविडेंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू फंड में अप्लाई फॉर रिफंड टू द अथॉरिटी बाय सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसकी समरी ये निकलेगी काट पीट कर। ये फैक्ट्स ऑफ द केस है, ये तो आप लिख ही लोगे अपने ओन वर्ड्स में कि इफ आर वांट्स टू रिक्लेम द ट्रांसफर शेयर ही शुड अप्लाई टू आईपीएफ अथॉरिटी along with necessary document and he is also entitled to get the refund of the dividend amount। तो ये दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। सनलाइट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 22 जनवरी 2019। ये क्वेश्चन जुलाई 21 अटेम्प्ट का है मेरे ख्याल में, जुलाई 21 का। तो सनलाइट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 22 जनवरी 2019 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। थोड़ा डेट पे ध्यान दीजिएगा, कब बनी है कंपनी, 22 जनवरी 19, डेट पे ध्यान दीजिएगा। द कंपनी अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 22 जनवरी 19 टू 31 मार्च 20। बिल्कुल सही किया दोस्तों इन्होंने। अगर आप याद करोगे तो जो कंपनीज 1 जनवरी के बाद बनती है उनका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस कारण से इसका जो फाइनेंशियल ईयर है आप देखेंगे 12 मंथ से ज्यादा है, 13-14 मंथ्स के बीच का है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेट पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2 रिवील्ड नेट प्रॉफिट। यानी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है और कंपनी ने शेड्यूल 2 के अनुसार डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया है, जो कि चार्ज करना मैंडेटरी है। The BOD declared 20% interim dividend at their meeting held on 7th July 2020। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 7 जुलाई 2020 को इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया बिफोर होल्डिंग द एजीएम। तो एजीएम होल्ड करने से पहले और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और एजीएम होल्ड करने के बीच में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं। तो इसी यही क्वेश्चन है पहला, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड द ड्यू डिलिजेंस इन इंटरिम डिविडेंड। बेटा इसका आंसर होगा यस। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इंटरिम डिविडेंड का सेक्शन खोल के देखेंगे ना 123 सबसेक्शन 3 हमारे नोट्स में, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंटरिम डिविडेंड या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, बट उस ईयर की एजीएम होने के बीच में भी डिक्लेयर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड किया है 31 मार्च 2020 को और उसकी एजीएम होने वाली थी थोड़ी लेट, जुलाई तक एजीएम नहीं हुई थी। तो जुलाई में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1920 के संबंध में। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, कोई इसमें लीगल कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। फिर एक जनरल क्वेश्चन है सेकेंड, वेदर द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड in case it was registered under section 8।
तो बेटा जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है वो तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से प्रोहिबिटेड है। ये 123 सबसेक्शन 6 का प्रोविजन है। आपको याद होगा जो कंपनी डिपॉजिट में एक्सेप्ट डिपॉजिट के रिपेमेंट में डिफॉल्ट करती है या फिर सेक्शन 8 कंपनी होती है उनके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना प्रोहिबिटेड है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस इन केस द कंपनी फेल्स टू पे द इंटरिम डिविडेंड। अब जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दे और फेल हो जाए पे करने में, इसके लिए तो सेक्शन 127 एप्लीकेबल होता है। तो उसका क्या प्रोविजन है कि डिक्लेयर करने के बाद अगर पे नहीं किए तो डायरेक्टर 2 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं और मिनिमम 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी डायरेक्टर को, और कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रेफर करते हैं बेटा। Referring to the provisions of Companies Act 2013, examine the validity of the following. बहुत easy question है, बहुत easy. The Board of Director of Anand Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% despite the fact that the company has defaulted in the repayment of public deposit. तो जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट को रीपे करने में डिफॉल्ट करती है वो डिविडेंड डिक्लेयर करने से प्रोहिबिटेड है। हमको यही लिखना पड़ेगा। तो ये कंपनी इसलिए प्रोहिबिटेड हो जाएगी 123 सबसेक्शन 6। Next question, whether a company can declare dividend for the financial year in which it can incur loss, it has incurred loss. तो क्या कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस करने के बावजूद भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? तो आंसर है यस। 123(1) के अंदर ही लिखा है कि अगर कोई कंपनी करंट ईयर में एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न नहीं की है या लॉस की है तो वो अपने पास्ट ईयर के कमाए हुए प्रॉफिट जो कि रिजर्व में ट्रांसफर्ड है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। उसके लिए कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व्स का रूल्स कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं, कौन से रूल की बात कर रहा हूं। इफ अ कंपनी हैज इंकर्ड if a company has inadequate profit or it has no profit during the year, then it can declare dividend from the profit of last financial years which has been transferred by the reserve to the reserve, subject to the compliance of company's declaration and payment of dividend rules. उसको कंप्लाई करके कर सकती है। आपको सिर्फ इतना कोट करना है इसमें। बस इतना ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट है।